हेलो स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लास्ट टॉपिक वान डी ग्राफ जनरेटर के बारे में बात कर रहे हैं। वान डी ग्राफ जनरेटर को मैं आज आपको डिटेल से समझाऊंगा, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका प्रिंसिपल। वान डी ग्राफ जनरेटर सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, सीबीएसई एग्ज़ाम्स के सिलेबस में नहीं है, लेकिन कंपटीशन में कंपटीशन के अंदर इसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम वान डी ग्राफ जनरेटर को डिस्कस करना मैं ठीक समझता हूँ। अंडरस्टैंड? अब व्हाट इज़ वान डी ग्राफ जनरेटर? वान डी ग्राफ जनरेटर है जो 1931 के अंदर वान डी ग्राफ नाम के साइंटिस्ट ने जो डेवलप किया था। अंडरस्टैंड? और वान डी ग्राफ नाम के साइंटिस्ट ने ये जब इंस्ट्रूमेंट बनाया तो ये 1931 के अंदर उसने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के अंदर इसको बनाया था। और बच्चों, एक्चुअली ये एक ऐसी डिवाइस है जिससे हेवी चार्ज पार्टिकल को हाई एनर्जी तक एक्सीलरेट किया जा सकता है। लगभग 20 MeV, 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक भी आप उसको एक्सीलरेट कर सकते हो इस वान डी ग्राफ जनरेटर के थ्रू। हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट और भी है, साइक्लोट्रॉन, लेकिन साइक्लोट्रॉन के अंदर है जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट नहीं किया जा सकता। हाँ, उसमें भी है जो आप पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हाई एनर्जी तक आप एक्सीलरेट कर सकते हो। अंडरस्टैंड? और अब फिर है जो वान डी ग्राफ जनरेटर से जो पार्टिकल है, जो हाईली एनर्जी के पार्टिकल्स जो डेवलप होंगे, जो प्रोड्यूस हो जाएंगे, उनको आप है जो एटम की स्ट्रक्चर या फिर है जो आर्टिफिशियल म्यूटेशन, रेडियो एक्टिव म्यूटेशन, रेडियो एक्टिविटी वाली जो फिनोमिना है उसके अंदर है जो न्यूक्लियस का कन्वर्जन होता है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, वो आर्टिफिशियली भी होता है। तो उसके अंदर आपको है जो लार्ज एनर्जी के पार्टिकल्स को है जो कोलाइड करवाना पड़ता है आपको हैवी है जो न्यूक्लियस से। तो उस कंडीशन के अंदर है जो ये आर्टिफिशियल म्यूटेशन कहलाता है और नए जो न्यूक्लियस डेवलप होते हैं। अंडरस्टैंड? तो टू चेक द स्मॉल और टू प्रॉब द स्मॉल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम और टू कन्वर्ट ए रेडियो एक्टिव nucleus into another nucleus, artificial mutation, we use heavily energized particles which are produced by वान डी ग्राफ जनरेटर। अंडरस्टैंड? अब वान डी ग्राफ जनरेटर की का मैं सबसे पहले जो आपको उसकी स्ट्रक्चर बना के बता देता हूँ कि ये बच्चों एक लार्ज है जो स्फीयर है मेटल का, और इसकी रेडियस जो है बच्चों 3 से 4 मीटर तक होती है। अंडरस्टैंड? और बच्चों ये जो है इंसुलेटिंग स्टैंड है, इट इज एन इंसुलेटिंग स्टैंड। अंडरस्टैंड? यहां बच्चों एक पुली लगी हुई है और यहां भी एक पुली है बच्चों। ये पुली है जो आप इसको पुली P1 कह सकते हो। इट इज P1, इट इज P2। ये पुली है जो मोटर से ड्रिवन है बच्चों। ये पुली है जो मोटर से चलती है। इसके ऊपर बच्चों एक बेल्ट है जो रोटेट होती रहती है, घूमती रहती है, एक बेल्ट जो कि इंसुलेटिंग मटेरियल की बेल्ट होती है। ये बेल्ट है बच्चों, बेल्ट किसकी? सिल्क की हो सकती है, ये रबर की हो सकती है, सिल्क, रबर, अंडरस्टैंड, रेयन, etc। इट इज an insulating बेल्ट। पुली P1 और P2 ये पुलीज है, P1 P2 पुलीज। उसमें से P1 है जो ड्रिवन बाय मोटर, ड्रिवन बाय मोटर। आप ऐसे P1 को है जो मोटर से ड्राइव करते हो तो इसे ये P2 भी है जो रोटेट होगी। इसके ऊपर यहां बच्चों एक कॉम्ब लगा हुआ है, इट इज अ मेटल कॉम्ब, जिसके ऊपर इस टाइप से शार्प पॉइंट्स होंगे। मेटल का है जो कॉम्ब है, आप इसको कॉम्ब B2 कह सकते हो।
इट इज़ कॉम्ब B2। इसी टाइप से बच्चों यहाँ भी एक कॉम्ब है जो मेटल का, और ये है जो एक हाई EMF वाली बैटरी के कनेक्टेड है बच्चों। लगभग है जो 2000 वोल्ट है जो इसका पोटेंशियल हो सकता है। और ये इसका सेकंड पार्ट जो नेगेटिव पार्ट है वो अर्थड है। अर्थ ये कॉम B1 है, ये कॉम B2 है, ये कॉम B1, और ये हाई पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करती है। ये भी कॉम्ब है, ये भी मेटल के कॉम्ब है, B1 एंड B2। इट इज़ B1, इट इज़ B2। और ये इंसुलेटिंग स्टैंड है। इंसुलेटिंग स्टैंड, अंडरस्टैंड। ये मेटल स्फीयर है, इट इज मेटल स्फीयर। और पूरी असेंबली को है जो बच्चों हम है जो एक चैम्बर के अंदर क्लोज करके रखते हैं। मेटल के चैम्बर में, और इसमें है जो बच्चों मीथेन गैस वगैरह भरी रहती है। मेटल स्फीयर, मीथेन, नाइट्रोजन हाई प्रेशर पर, मीथेन और नाइट्रोजन, है ना। और इसका एटमॉस्फेयर है जो 15 एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर, एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर 15, P=15 एटमॉस्फेयर प्रेशर नियरली है जो इस पर रखा जाता है, अंडरस्टैंड। ताकि इसके ऊपर जो चार्ज प्रोड्यूस होगा, है ना, वो चार्ज है जो इसके ऊपर डेवलप होता जाएगा। चार्ज से इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इसके चारों और इस स्फीयर के चारों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी। और ब्रेकिंग फील्ड इंटेंसिटी 3 × 10⁶ वोल्टमीटर से ब्रेकिंग फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होती है जो यहाँ है जो एयर है जो आयनाइज होना स्टार्ट हो जाएगी, अंडरस्टैंड। और आयनाइज होके ये इसका स्फीयर का चार्ज लीक होने लग जाएगा। उसके बाद है जो इसका पोटेंशियल है जो कांस्टेंट हो जाएगा, अंडरस्टैंड। यहाँ एक आयन सोर्स है जिस आयन को आपको एक्सीलरेट करवाना है, वो आयन यहाँ प्रोड्यूस होंगे। और वो आयन है जो इस ट्यूब के थ्रू, चूंकि ये हायर पोटेंशियल पे आ जाएगा, ये और ये वाला पार्ट अर्थड कर रखा है हमने, अर्थिंग कर रखी है हमने बच्चों, V=0, अंडरस्टैंड। और इस वाले कंटेनर को भी अपन अर्थिंग कर देते हैं, V=0। तो बच्चों इसके अंदर पोटेंशियल हाई है और अर्थिंग पे पोटेंशियल है जो इस वाले पार्ट का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। इट इज़ नियरली 6 to 8 मिलियन वोल्ट। इतना ज़्यादा पोटेंशियल इस स्फीयर का बन जाएगा, इतना ज़्यादा चार्ज इसके ऊपर स्टोर होगा कि इस स्फीयर का पोटेंशियल है जो 6 to 8 मिलियन वोल्ट हो जाएगा। और इसके बाद है जो चूंकि ये वाला पार्ट, ट्यूब का ये वाला पार्ट है जो अर्थड है, तो अर्थिंग के कारण इसका पोटेंशियल 0 रहेगा। तो लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ जो चार्ज पार्टिकल निकलेगा वो जो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक्सीलरेट होगा और यहाँ तक आते आते वो हाई स्पीड के पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, हाई स्पीड पार्टिकल में। तो इट इज़ द ब्रीफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द वान डी ग्राफ जनरेटर। अब बच्चों इसकी थ्योरी मैं बताता हूँ आपको। थ्योरी अब थ्योरी के अंदर है जो मेनली बच्चों 2 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एक स्मॉल स्फीयर है बच्चों और एक लार्ज स्फीयर, अंडरस्टैंड। इसकी रेडियस में स्मॉल आर ले लेता हूं, इस वाले मेटल स्फीयर की रेडियस में कैपिटल आर लेता हूं। बोथ आर द मेटेलिक स्फीयर्स, अंडरस्टैंड। इनर स्फीयर के ऊपर चार्ज है स्मॉल q,
और आउटर स्फीयर पे चार्ज है बच्चों प्लस कैपिटल क्यू। इस पे चार्ज है बच्चों प्लस कैपिटल क्यू। अंडरस्टैंड? इस स्फीयर को मैं स्फीयर ए मान लेता हूं, इस वाले को स्फीयर को बी मान लेता हूं। अंडरस्टैंड? अब मैं पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहा हूं। मैं पोटेंशियल ऑफ स्फीयर ए, स्फीयर ए, तो वो हो जाएगा बच्चों वी ए। अब ये पोटेंशियल दो रीजन के कारण होगा। इट इज ड्यू टू टू रीजंस। एक तो फर्स्ट रीजन है द चार्ज ऑन इटसेल्फ, यानी स्मॉल आर रेडियस के स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है उसके कारण उसका पोटेंशियल, तो वो हो जाएगा बच्चों के स्मॉल क्यू बाई स्मॉल आर। और इस बिगर स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है कैपिटल क्यू, उसके कारण भी है जो इसका पोटेंशियल होगा। क्योंकि हमको पता है कि किसी मेटल स्फीयर के ऊपर है जो, चाहे वो होलो हो या सॉलिड हो, अगर उसके ऊपर चार्ज है तो उसके अंदर है जो पोटेंशियल उतना हर पॉइंट पे उतना ही होता है जितना कि सरफेस पे होता है। पोटेंशियल थ्रू आउट द सेम और इट्स वैल्यू इज इक्वल टू पोटेंशियल एट द सरफेस। अंडरस्टैंड? तो चूंकि इनर स्फीयर है जो आउटर स्फीयर के अंदर है, तो इसका पोटेंशियल है जो इसके कारण भी होगा और उसकी वैल्यू जो होगी के क्यू बाई कैपिटल आर। ये वाला पार्ट है जो इस बिगर स्फीयर के कारण है। दिस कॉन्ट्रीब्यूशन इन पोटेंशियल ऑफ ए इज ड्यू टू चार्ज ऑन बिगर स्फीयर और स्फीयर ऑफ बिगर रेडियस। अंडरस्टैंड? एंड इट इज ड्यू टू चार्ज ऑन द स्मॉलर स्फीयर। ये स्मॉलर स्फीयर के चार्ज के कारण है। नाउ पोटेंशियल ऑफ स्फीयर बी, स्फीयर बी, तो बच्चों बी का जो हो जाएगा पोटेंशियल वो हो जाएगा एक तो बी के इटसेल्फ चार्ज के कारण ड्यू टू ऑन चार्ज, है ना, बिगर स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है कैपिटल क्यू उसके कारण, तो दैट इज के क्यू बाई कैपिटल आर। और बच्चों ये वाला चार्ज, उसके लिए ये वाला चार्ज जो है स्मॉलर स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है स्मॉल क्यू, उसके लिए बच्चों ये वाले पॉइंट्स आउटर पॉइंट्स है। तो बच्चों आउटर पॉइंट वाले केस में हमको पता है कि इस टोटल चार्ज को इसके सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड मान लिया जाएगा, यानी स्मॉल क्यू को हम मान लेंगे जैसे इस सेंटर पे पड़ा हुआ है। तो इस सेंटर पे जब स्मॉल क्यू चार्ज मान लिया जाएगा आउटर पॉइंट्स के लिए, क्योंकि ये वाला स्फीयर इसके आउटर पॉइंट्स, इसके पॉइंट्स है जो आउटर पॉइंट्स है इसके लिए, इस वाले स्फीयर के लिए ये वाला स्फीयर आउटर पॉइंट्स के ऊपर है। अंडरस्टैंड? तो स्मॉल क्यू चार्ज जैसे यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड मान लेंगे, तो फिर कैपिटल आर डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल हो जाएगा इनर स्फीयर के कारण के क्यू बाई कैपिटल आर। अब बच्चों मैं वी ए माइनस वी बी चेक करना चाहता हूँ। लेट अस चेक वी ए माइनस वी बी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो बच्चों ये हो जाएगा के क्यू बाई स्मॉल आर, के क्यू बाई कैपिटल आर माइनस के क्यू बाई कैपिटल आर। ये वाली टर्म का बच्चों जो कैंसिल आउट हो जाएगी, केवल ये दोनों टर्म बचेगी। तो इट इज़ द के क्यू 1 बाई स्मॉल आर माइनस 1 बाई कैपिटल आर। अंडरस्टैंड? अब बच्चों सिंस है जो स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर implies 1 by small r will be 1 by greater than 1 by capital R, implies VA minus VB will be positive, some positive value, implies VA is greater than VB। इसका मतलब A का पोटेंशियल जो है वो B के पोटेंशियल से ज़्यादा रहेगा ऑलवेज। अंडरस्टैंड? VA is greater than VB। और एक इंपॉर्टेंट बात और ये बच्चों को, पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स अपॉन द चार्ज ऑन इनर स्फीयर ओनली, इट इज इरेस्पेक्टिव ऑफ द चार्ज ऑन द आउटर स्फीयर। आउटर स्फीयर के चार्ज के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस की डिपेंडेंस नहीं है। इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंड बच्चों? तो मैं इसको है जो थोड़ा सा है जो क्लीन कर देता हूं। क्लियरली VA minus VB is independent of charge on outer sphere
outer sphere. Understand? It depends only on the charge on inner sphere. अंडरस्टैंड? वो इनर स्फीयर के चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है. देखो इसमें स्मॉल क्यू आ रहा है. स्मॉल क्यू इज द चार्ज ऑन इनर स्फीयर. अंडरस्टैंड? अब बच्चों बाय द वे मैं एक मेटल के वायर से इनको कनेक्ट कर देता हूं, इनको. अंडरस्टैंड? तो सिंस ए का पोटेंशियल है जो, सिंस वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, ए का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल से ज्यादा है, इंप्लाइज the charge of inner sphere will move on to the outer sphere. अंदर वाले टोटल है जो स्फीयर का, अंदर वाले स्फीयर के ऊपर, मेटालिक स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है वो टोटल है जो आउटर स्फीयर पे चला जाएगा, है ना. भले इस पे कितना ही चार्ज क्यों ना हो ऑलरेडी, है ना, वॉट एवर बी द लार्ज चार्ज एग्जिस्ट ऑन द लार्जर स्फीयर, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस वॉट एवर बी द चार्ज ऑन आउटर स्फीयर. आउटर स्फीयर पे कितना ही चार्ज हो, इनर स्फीयर का चार्ज है जो टोटल शिफ्ट हो जाएगा आउटर स्फीयर के ऊपर. दोनों ही स्फीयर मेटालिक है, बिकॉज द पोटेंशियल ऑफ स्फीयर ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पोटेंशियल ऑफ स्फीयर बी. इट इज द फर्स्ट पॉइंट. तो बच्चों यहाँ क्या होगा कि ये यहाँ जो चार्ज प्रोड्यूस होंगे, मैं पूरा प्रोसीजर बताऊंगा, यहाँ चार्ज प्रोड्यूस होंगे. अंडरस्टैंड? और प्रोड्यूस होने के बाद है जो ये चार्ज है जो इसके ऊपर मेटल के स्फीयर पे एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे. तो यहाँ चार्ज जो इनर वाले पार्ट के ऊपर, ये जो कॉम्ब है, इनर वाले पार्ट के ऊपर जो भी चार्ज है जो इंड्यूस होगा, है ना, वो चार्ज है जो इस मेटल स्फीयर पे जाता रहेगा और वो चार्ज है जो accumulate होता रहेगा. it will keeps on increasing, और that's why the potential of the bigger sphere continuously increases with respect to time. understand? तो ये continuously है जो ये इनर वाला पार्ट है, इनर मेटालिक बॉडी है. इस वाले स्फीयर की जगह आपके पास कोई भी मेटल की बॉडी हो, चाहे उसका स्फीयर होना जरूरी नहीं बच्चों, अंदर कोई भी मेटालिक बॉडी हो जिसके ऊपर टोटल चार्ज जो है it will move on to the outer body, outer shell, if they are connected by a metallic wire, because the potential of inner metallic body is always greater than the potential of outer body, and it is irrespective of the charge on the outer sphere. outer sphere के चार्ज पे उसकी डिपेंडेंस नहीं है बच्चों. अंडरस्टैंड? तो ये थ्योरी है बच्चों. तो V1 के ऊपर चार्ज इंड्यूस होगा और वो चार्ज है जो इस मेटल के स्फीयर के ऊपर इट विल कीप ऑन राइजिंग, इसके ऊपर बढ़ता रहेगा. दैट्स वाई द पोटेंशियल ऑफ दिस मेटल स्फीयर कीप ऑन इंक्रीजिंग, एंड व्हेन a metal, and it is the ion source, positively charged, it is the ion source, और आयन सोर्स है जो हायर पोटेंशियल पे आ जाएंगे, और है जो ट्यूब का दूसरा पार्ट जो है लोअर पोटेंशियल यानी जीरो पोटेंशियल पे, बिकॉज इट इज अर्थ. तो फिर है जो वो एक्सीलेट होंगे यहाँ से यहाँ तक आने पर वो स्पीड अप हो जाएंगे. दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू हाईली एनर्जाइज्ड पार्टिकल. उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी. अंडरस्टैंड? तो इट इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द थ्योरी. अब मैं सेकेंड पॉइंट को मैं डिस्कस करता हूँ आपको. थ्योरी का जो सेकंड पॉइंट है बच्चों, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पॉइंट 2, दैट इज द एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट. एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट, और आप इसको कोरोना डिस्चार्ज भी बोलते हो बच्चों. कोरोना डिस्चार्ज, action of sharp point, that is also known as corona discharge. Understand? अब एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, इसकी थ्योरी ये है कि लेट वी हैव ए मेटल प्लेट. जैसे आपके पास ये कोई मेटल प्लेट है बच्चों, एंड वी हैव सम शार्प पॉइंट्स. जैसे इट इज द पॉइंट ए, इट इज पॉइंट बी, इट इज सी, इट इज डी, ई. अंडरस्टैंड? ये मेटल प्लेट है बच्चों.
मेटल प्लेट। अब जब इस मेटल प्लेट को चार्ज दिया जाएगा बच्चों, तो सबसे ज़्यादा चार्ज है जो बच्चों इन पॉइंट्स पर आएगा, शार्प पॉइंट्स के ऊपर। द मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी रिमेन्स ऑन द शार्प पॉइंट्स। चार्ज यहां भी रहेगा, अंडरस्टैंड। अब बच्चों हमारे पास ए बी सी डी ई ये शार्प पॉइंट्स है। शार्प पॉइंट को आप जो स्फीयर मान सकते हो बच्चों, शार्प पॉइंट है ना, कंसिडर्ड पार्ट ऑफ ए स्मॉल स्फीयर। आपका शार्प पॉइंट जो होता है बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये, इट इज अ शार्प पॉइंट, अंडरस्टैंड। ये शार्प पॉइंट है बच्चों। तो शार्प पॉइंट की जो एक रेडियस होती है बच्चों, ये देखो स्फीयर बनाया मैंने, इट इज अ शार्प पॉइंट और इट इज द स्फीयर, और स्फीयर की रेडियस आर है बच्चों, और इसके ऊपर चार्ज है बच्चों, इट इज अ शार्प पॉइंट। ये मेटल का ही है जो कॉम्बिनेशन ले लो। ये शार्प पॉइंट मतलब इसकी जो कर्वेचर है, जो ऊपर वाला जो घुमा हुआ पार्ट है, उसको आप जो मेटल का पार्ट मान सकते हो। अब जो अगर उसकी आर कम होगी, उस मेटल का स्फीयर की जो अगर आर कम होगी, तो दैट पॉइंट विल बी शार्पर, वो ज़्यादा शार्प माना जाएगा। यानी जिसकी स्मॉल आर है, जो रेडियस जो उसकी वो लेसर हो, तो इट विल बी मोर शार्प, अंडरस्टैंड। तो आप जो उसकी नोक को, उसके सिरों को नुकीले होते हैं, आप उनको स्फीयर का पार्ट मान सकते हो, उनकी रेडियस बहुत स्मॉल मान सकते हो, अंडरस्टैंड। तो दीज आर द शार्प पॉइंट्स, तो कंसिडर्ड पार्ट ऑफ ए स्मॉल स्फीयर। अब बच्चों उनके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जो है आप मान सकते हो क्यू, और इट इज़ द 4πr²। 4πr² अगर वो पूरा स्फीयर होता तो उसका सरफेस एरिया इतना होता, तो इट इज़ द क्यू चार्ज ऑन द स्फीयर, अंडरस्टैंड। जैसे ये फॉर एग्जांपल ये स्फीयर है, ये तो क्यू इस पे चार्ज, और ये आर, और ये स्फीयर है बच्चों, इट इज़ द स्फीयर। तो उस कंडीशन के अंदर है जो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, जो कूलाम पर मीटर स्क्वायर में ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब गिवन क्यू के लिए, फॉर गिवन क्यू है ना, वी ऑब्जर्व दैट सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² बच्चों, अंडरस्टैंड। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है, सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर ए गिवन क्यू, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। यानी r है जो स्मॉल है, इफ r स्मॉल देन सिग्मा विल बी हाई। यानी उन शार्प पॉइंट्स पे, जो पॉइंट जितना ज़्यादा शार्प होगा, उसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसकी यूनिट कूलाम पर मीटर स्क्वायर है, विल बी हायर। तो इसीलिए जो बच्चों ये पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर है जो चार्ज का एक्यूमुलेशन है जो ज़्यादा है इनके ऊपर। द मोर चार्ज डेंसिटी हियर, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी इस पॉइंट्स पे ज़्यादा होगी, और ऑब्वियसली अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी हायर। फील्ड इंटेंसिटी भी है जो बच्चों यहाँ बहुत लार्ज रहेगी, अंडरस्टैंड। फील्ड लाइंस है जो यहाँ डेंस रहेगी बच्चों, अंडरस्टैंड। फील्ड लाइंस विल बी क्लोजर, फील्ड इंटेंसिटी विल बी हायर, फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी बच्चों। और फिर बच्चों ये फील्ड इंटेंसिटी, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ भी होगी, लेकिन यहाँ फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम होगी बच्चों। फील्ड लाइंस की डेंसिटी ए बी सी डी के ऊपर लार्ज रहेगी, तो बच्चों यहाँ लार्ज फील्ड डेवलप हो रहा है, लार्ज स्ट्रॉन्ग फील्ड। और इफ E ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन शार्प पॉइंट्स के आसपास जहाँ फील्ड लाइंस क्राउडेड है, वहाँ 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर ब्रेकिंग फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एयर के मॉलिक्यूल्स बच्चों, एयर के मॉलिक्यूल्स पोलराइज हो गए और वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, दे विल ब्रेक अप एट दिस द गिवन फील्ड इंटेंसिटी, और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फिनोमिना डेवलप हो जाएगी। यहाँ वाले एयर के मॉलिक्यूल्स है जो पोलराइज होंगे, पोलराइज होने के बाद वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद आयंस में कन्वर्ट होने के बाद, जैसे इस पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव आयन विल मूव ऑन टू दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, एंड एवरीवेयर ऑन द कंडक्टर वेयर द चार्ज इज देयर, अंडरस्टैंड। तो इन पॉइंट्स के ऊपर है जो वो नेगेटिव आयन आ जाएगा और इसको डिस्चार्ज कर देगा, इसको न्यूट्रल बना देगा। तो इसका मतलब वी कैन से दैट ए इलेक्ट्रिकल करंट्स सेटअप दैट न्यूट्रलाइज द प्लेट, दैट इज द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फिनोमिना, एंड इट इज ड्यू टू
एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट, शार्प पॉइंट्स के एक्शन के कारण ऐसा होता है, जो पॉइंट जितना ज़्यादा शार्प है वहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी उतनी हायर होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको पता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एट एनी नियर बाई क्लोज पॉइंट। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट दैट पॉइंट, तो फील्ड इंटेंसिटी विल बी वेरी हायर एंड व्हेन इट एक्सीड्स 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर देन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर polarizes and break up into two parts, positive and negative ion. The charge, the ion which have the negative polarity of that metal body comes on to that part and neutralize it. It is the electric discharge phenomena, but in this special case it is the action of sharp point, that's why it is known as corona discharge. Understand? तो इन दो पॉइंट्स के ऊपर आपका वान डी ग्राफ जनरेटर वर्क करता है। अब बच्चे इस वान डी ग्राफ जनरेटर को मैं जो इसकी थ्योरी इसको समझाना बहुत आसान हो गया है हमारे लिए। बच्चों ये कॉम्ब है B1। अब ये B1 कॉम्ब है, ये एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट के बेसिस पर वर्क करेगा। इट इज द मेटल कॉम्ब। अंडरस्टैंड? और ये जो हाई पोटेंशियल डिफरेंस वाली बैटरी से कनेक्टेड है और इसका सेकंड पार्ट अर्थड है बच्चों, V = 0 अर्थिंग। ये बैटरी है बच्चों। अब बच्चों इसके पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ है जो पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा और उसकी डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी वेरी हायर। अब यहाँ फील्ड इंटेंसिटी बच्चों हायर है। इस हायर फील्ड इंटेंसिटी के कारण बच्चों एयर का मॉलिक्यूल जो कि बेसिकली इस शेप में होता है, अंडरस्टैंड, वो दो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। वो सबसे पहले एयर का मॉलिक्यूल इस फील्ड इंटेंसिटी के इफेक्ट के कारण है जो इस टाइप से है ना, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन। फिर बच्चों ये ब्रेकअप हो जाएगा, एक तो नेगेटिव आयन में और पॉजिटिव आयन में, बिकॉज E इज ग्रेटर देन 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। तो बच्चों इस आयन, नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस शार्प पॉइंट के ऊपर है जो बच्चों पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव आयन विल मूव ऑन टू दीज शार्प पॉइंट्स एंड दे विल बी न्यूट्रलाइज्ड। वो क्या हो जाएंगे बच्चों? न्यूट्रलाइज्ड हो जाएंगे। और फिर बच्चों ये पॉजिटिव आयन है, इट इज रिपेल्ड, ये रिपेल हो जाएगा और रिपेल्ड होके जो स्प्रेड ऑन दिस बेल्ट, देखो बच्चों यहां से रिपेल होगा वो और ये इस बेल्ट के ऊपर स्प्रे हो जाएगा उसका, अंडरस्टैंड? और बेल्ट पे स्प्रे होने के बाद बच्चों चूंकि बेल्ट इज कंटिन्यूसली कीप ऑन गोइंग, अंडरस्टैंड, ये कंटिन्यूसली मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो बच्चों है जो ये इस चार्ज को लेके जो ये बेल्ट जो कि इंसुलेटिंग मटेरियल की बनी हुई है, रेयन, रबड़ वगैरह की, ये चार्ज है जो यहाँ पहुँचेंगे बच्चों, अंडरस्टैंड? अब बच्चों जब ये चार्ज यहाँ पहुँचेगा तो इट इज़, ये तो मैंने जो कॉम्ब B1 बनाया बच्चों, अब कॉम्ब B2 बनाता हूँ मैं कि B2 के ऊपर क्या होगा बच्चों? जब ये पुली का चार्ज, इस बेल्ट का चार्ज यहाँ पहुँचेगा तो बच्चों यहाँ इंडक्शन फिनोमिना के कारण, और ये जो जुड़ा हुआ है बच्चों मेटल से के इनर पार्ट से, ये वाला जो मेटल स्फीयर है लार्जर रेडियस का, 3 to 6 मीटर, 5 मीटर, 4 मीटर इसकी रेडियस हो सकती है बच्चों। इट इज अ लार्ज मेटल स्फीयर, लार्ज 3 to 5 मीटर रेडियस, अंडरस्टैंड? तो बच्चों अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ पहुँचेगा तो बच्चों जो इस वाले स्फीयर से नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा इन वाले पॉइंट्स पे, अंडरस्टैंड? इस वाले स्फीयर से इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होकर इंडक्शन फिनोमिना से इन शार्प पॉइंट्स पे जो एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे, अंडरस्टैंड? तो फिर इलेक्ट्रॉन्स की सीट यहाँ वैकेंट होगी तो इक्वल अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज है जो बच्चों यहाँ एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, अंडरस्टैंड? और फिर बच्चों है जो ये वाली फिनोमिना कब, किसके, जो जब ये फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ एक फील्ड इंटेंसिटी सेट हो रही है बच्चों, अंडरस्टैंड? इस पॉजिटिव चार्ज और ये शार्प पॉइंट के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उनके बीच में फील्ड लाइंस डेवलप हो रही है और फील्ड लाइंस की डेंसिटी जब 3 × 10⁻⁶ वोल्ट मीटर से ज़्यादा हो जाएगी
तो अगेन एयर के मॉलिक्यूल इस टाइप से पोलराइज होकर ब्रेकअप हो जाएंगे, और ब्रेकअप होने के बाद है जो पॉजिटिव आयन इस बार है जो यहाँ जाएगा और नेगेटिव आयन बेल्ट पे चला जाएगा और बेल्ट का चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। अंडरस्टैंड? ये नेगेटिव चार्ज इस बार बेल्ट पे आएगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा। अंडरस्टैंड? ये न्यूट्रल हो जाएगा। फिर बच्चों बेल्ट है जो ऊपर जाएगी न्यूट्रल होके, फिर ऊपर जाएगी तो बच्चों फिर है जो दूसरा चार्ज है जो ऊपर आ जाएगा। अंडरस्टैंड? ऊपर चार्ज आ जाएगा तो फिर यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है जो इंड्यूस होगा। अंडरस्टैंड? तो इस टाइप से है जो आउटर मेटल स्फीयर के ऊपर चार्ज है जो इंक्रीज होता रहेगा। अंडरस्टैंड? और ये वाला चार्ज न्यूट्रल होता रहेगा। इनके बीच में इलेक्ट्रिकल विंड स्ट्रैक्ट हो गई है। अंडरस्टैंड? तो इसके ऊपर है जो द चार्ज ऑन लार्जर स्फीयर कीप्स ऑन पाइलिंग अप, है ना, एक्यूमुलेट होता रहता है। और हमको पता है कि जो मेटल के स्फीयर का जो पोटेंशियल होता है वो है जो इस फॉर्मूले से दिया जाता है बच्चों, के क्यू बाई कैपिटल आर। तो बच्चों क्यू अगर इंक्रीज होगा तो वी भी इंक्रीज होगा। अंडरस्टैंड? और वी इन भी बच्चों है जो मेटल स्फीयर के लिए जो के क्यू बाई कैपिटल आर ही होता है। ये भी हमने पढ़ा है, हमने पहले भी पढ़ा इसको। वी इन इंटीरियर पॉइंट के ऊपर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जो इतना ही होता है। तो बच्चों इसके ऊपर है जो चार्ज एक्यूमुलेट होता रहेगा, है ना, और जब इसका पोटेंशियल भी है जो बढ़ता रहेगा और इसका पोटेंशियल जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना, इवन है जो 6 to 8 मिलियन वोल्ट पोटेंशियल भी इनके ऊपर डेवलप हो जाता है। अंडरस्टैंड? फिर है जो बच्चों यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लार्जर हो सकती है। इसके कारण एयर के मॉलिक्यूल्स है जो आयनाइज हो सकते हैं और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फिनोमेना हो सकती है। तो बच्चों इसको हाईली पॉलिश्ड रखते हैं, एक तो फर्स्ट बात तो ये, और एक इसके ऊपर लार्ज प्रेशर के ऊपर नाइट्रोजन मीथेन इनएक्टिव गैस है जो वो है जो हम यहाँ फिलअप करते हैं हाई प्रेशर के ऊपर 15 एटमॉस्फेयर के ऊपर, ताकि ये जो ब्रेकिंग फील्ड इंटेंसिटी है जो 3 × 10⁶ वोल्ट मीटर पे ना होकर ज़्यादा हो। अंडरस्टैंड? इसके बाद एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि इसके ऊपर तो है जो इसका चार्ज ब्रेकिंग फील्ड इंटेंसिटी जो भी उस लेवल के ऊपर है, उस ब्रेकिंग फील्ड इंटेंसिटी के कारण ये चार्ज है जो लीक होने लग जाएगा। लीक होके इस कंटेनर की ओर है जो जाएगा और ये कंटेनर इसको कलेक्ट कर लेगा और ये अर्थड है। अंडरस्टैंड? तो फिर एक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा कि जब है जो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फिनोमिना के कारण, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है बच्चों, अंडरस्टैंड, बहुत ज़्यादा चार्ज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फिनोमिना है जो 3 × 10⁶ वोल्ट मीटर से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ज़्यादा वैल्यू के ऊपर है जो ये वाली फिनोमिना होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपने जो यहाँ इनएक्टिव गैस नाइट्रोजन मीथेन वगैरह हाई प्रेशर के ऊपर आपने फिलअप कर रखी है, तो 3 × 10⁶ वोल्ट मीटर से ज़्यादा फील्ड इंटेंसिटी यहाँ डेवलप होगी, तो है जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फिनोमिना होगी। और फिर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फिनोमिना जब होगी तो उस कंडीशन में इस स्फीयर को जितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है इस कॉम्ब के थ्रू, है ना, उतना ही चार्ज है जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फिनोमिना के कारण इस कंटेनर के ऊपर, ये भी मेटल बॉडी है बच्चों, और इट इज़ द अर्थ, ये भी मेटल बॉडी है। तो बच्चों है जो उस कंडीशन में इसके ऊपर चार्ज ट्रांसफर होगा, जितना चार्ज इस स्फीयर पर आ रहा है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फिनोमिना के कारण इस मेटल की बॉडी पे आएगा, और मेटल की बॉडी चूंकि अर्थिंग की हुई है, तो वो चार्ज अर्थ में चला जाएगा, तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो पोटेंशियल ऑफ द लार्ज स्फीयर बिकम्स वेरी हाई, इट नियरली बिकम्स 6 to 8 मिलियन वोल्ट। अब बच्चों ये आपका आयन सोर्स है। आयन सोर्स जो पॉजिटिव या नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा बच्चों। अंडरस्टैंड? अगर आपको पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करवाना है तो आयन सोर्स से यहाँ है जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आपको इजेक्ट कराने होंगे। और फिर है जो बच्चों ये वाला पार्ट है जो चूंकि इस स्फीयर के अंदर है, तो इसका भी है जो 6 to 8 मिलियन वोल्ट के बराबर पोटेंशियल हो चुका है। और है जो ट्यूब का दूसरा पार्ट वो बच्चों अर्थिंग है, देखो इसकी अर्थिंग हो रखी है यहाँ, तो अर्थिंग की वजह से इसका पोटेंशियल 0 है। तो लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस 6 to 8 मिलियन वोल्ट के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो फिर ये जो यहाँ से यहाँ तक एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगा बच्चों, उसकी डायरेक्शन इधर से इधर रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कारण वो है जो वो चार्ज पार्टिकल है जो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा, और चार्ज पार्टिकल है जो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और वो हाई यहाँ से निकलते समय हाईली एनर्जाइज्ड पार्टिकल में कन्वर्ट हो चुका होगा। उसकी एनर्जी है जो बच्चों आजकल मॉडर्न जो वान डी ग्राफ जनरेटर बने हुए हैं उनमें 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी वाले चार्ज पार्टिकल भी इससे ऑब्टेन किए जा सकते हैं। अंडरस्टैंड? फिर आप उसको एटम की स्ट्रक्चर या फिर आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी यानी न्यूक्लियस को ब्रेकअप करने के लिए हाईली एनर्जी के पार्टिकल्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ से जो प्रोड्यूस पार्टिकल उनकी एनर्जी चूँकि हाई है, तो यू कैन यूज़ दीज पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स, because they are highly energized particle. Understand? So it is the brief theory of Van de Graaff generator. These are the insulating stand.
यहाँ है जो हाई प्रेशर के ऊपर गैस है, और ये जो ट्यूब है आयन सोर्स है, यहाँ से आयन प्रोड्यूस होंगे बच्चों। ये कॉम्ब है B1 B2, इस कॉम्ब की थ्योरी मैं डिटेल से बता चुका हूँ बच्चों, अंडरस्टैंड। तो इट इज़ द थ्योरी ऑफ मॉडर्न वान डी ग्राफ जनरेटर। आई थिंक आपको है जो ये थ्योरी समझ में आई होगी, और ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है बच्चों, इसलिए मैंने इसको टॉपिक को छोड़ना ठीक नहीं समझा, और मैंने इसको इसकी थ्योरी को हमने डिस्कस किया है। थैंक यू।